सोनिया गांधी से मिलने पहुंची। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा। ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मिली, बताया कि चाय पर बात हुई है, लेकिन क्या कुछ बात हुई है ये आपको बताएंगे। लेकिन न सिर्फ सोनिया गांधी से मिली, बल्कि ममता बनर्जी की कोशिश ये है कि मोदी के खिलाफ अभी से सबको एकजुट करने की शुरुआत कर दी जाए। यह तस्वीर देखिए जरा। ममता बनर्जी केजरीवाल से मिलने पहुंची, अरविंद केजरीवाल के साथ ममता की ये देखिए बैठक की बातचीत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्या बातचीत हुई ये ममता बनर्जी ने जरूर बताया, लेकिन ये देखिए फूलों का गुलदस्ता दिया ममता बनर्जी को अरविंद केजरीवाल ने। कोशिश यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिर 2024 में कैसे हराया जाए। ममता की कोशिश यह है कि इस वक्त सबको एकजुट कर लिया जाए, क्योंकि ममता का आत्मविश्वास इस वक्त 7वें आसमान पर है। यह देखिए इधर राहुल गांधी कैसे संसद में घेरना है सरकार को, उसके लिए 14 पार्टियों के नेताओं के साथ मिले। जयराम रमेश को आप देख रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल, ये बीच में राहुल गांधी बैठे हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे, संजय राउत बैठे हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें कि सारे नेता दरअसल प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। कोशिश यही है कि जो बचे हुए 13 दिन हैं, 12-13 दिन पार्लियामेंट में बचे हैं, उसमें लगातार घमासान होता रहे। ये देखिए कांग्रेस, डीएमके के नेता, ये सारे नेता, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल, ये सभी नेता पहुंचे, संजय राउत शिवसेना के नेता, इन सब की कोशिश है, आरजेडी से मनोज झा, इनकी कोशिश और मंशा ये है कि सरकार को न सिर्फ अभी संसद में घेरा जाए, बल्कि 24 में मोदी को हराने की भी तैयारी की जाए। लेकिन बीजेपी ने भी इस पर जमकर पलटवार किया है। देखिए रिपोर्ट। एक ये तस्वीर है जब 2019 चुनाव से पहले विपक्ष मोदी को हराने के लिए एक मंच पर था। नतीजा देश देख चुका है और 2 साल बाद एक ये तस्वीर है जब दीदी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को हराने कोलकाता से दिल्ली आ गई। सोनिया के साथ चाय पर चर्चा की, केजरीवाल से मुलाकात की और एक बार फिर वही 2019 वाली जोर आजमाइश। देखिए बीजेपी को हराने के लिए सबको एक होना जरूरी है। हम अकेला कुछ नहीं है, सब एक साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। आज ममता जी भी चाय पी रही हैं सोनिया गांधी जी के साथ। आप कह रहे हैं कि हम सब एक हो गए। 2018 में कर्नाटक में किस प्रकार ये तमाम विपक्ष के नेता एक दूसरे के हाथ पकड़ करके मंच पर मौजूद थे, कह रहे थे हम तमाम नेता एक होकर भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, हम मोदी जी के विचारधारा के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। क्या नतीजा? प्रधानमंत्री मोदी को घेरने के लिए राहुल भी 14 पार्टियों के सांसदों से मिले और जासूसी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ चक्रव्यूह की तैयारी में है। मेरे लिए प्राइवेसी का मामला नहीं, मेरे लिए ये एंटी नेशनल काम है। हम सब एक मत हैं और जब तक इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी संसद में, तो संसद को न चलने का ये अपराधी सरकार। नेशनल सिक्योरिटी तो कॉम्प्रोमाइज की भी, लेकिन खुद के मंत्रियों के बीवी बच्चों तक का नहीं छोड़ा। बीवी बच्चों को भी स्नूपिंग करते हैं लोग। इस जासूसी में कोई नहीं बचा, कोई संस्थान नहीं बचा, जजेस नहीं बचे, सेना के अधिकारी नहीं बचे, पत्रकार नहीं बचे, विपक्ष के नेता नहीं बचे, सरकार के मंत्री नहीं बचे। नरेंद्र मोदी जी ने एक हथियार डाला है, मेरे खिलाफ वो हथियार का प्रयोग किया गया। राहुल गांधी ने कहा कि उनके फोन में हथियार डाल दिया गया है, कि हमारे फोन में हथियार डाल दिया गया है। राहुल जी, हथियार डाल दिया गया है आपके फोन में, तो आप इतने दिन तक बैठे क्यों हुए? आपको पता है आपके फोन के अंदर हथियार है। आप हथियार निकालने के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट गए, आप पुलिस थाने में जाके हथियार निकालने के लिए एफआईआर किया आपने। तो आइए अब इसी हथियार की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिकस्त देने के लिए क्या है विपक्ष के पास हथियार और क्या है मोदी के पास ढाल, ये आपको बताने जा रहे हैं। ये आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर कांग्रेस केंद्रीय भूमिका में होगी। सबसे पहले आपको बता रहे हैं रणनीति क्या है शिकस्त की। कांग्रेस केंद्रीय भूमिका में होगी, यानी कांग्रेस को सेंटर पर रखकर इर्द गिर्द बाकी जो गैर कांग्रेसी दल हैं वो आगे बढ़ेंगे। गैर कांग्रेसी सहयोगी भूमिका में होंगे, यानी गैर कांग्रेसी पीछे होंगे और कांग्रेस को आगे करेंगे। लेकिन इसमें भी पेच है, आपको बताएंगे। बीजेपी को 1-to-1 टक्कर देने का प्लान है, यानी आमने सामने एक एक दल बीजेपी को टक्कर देगा। बीजेपी
को मजबूत सीटों पर घेरने की तैयारी है। बाकायदा 375 मजबूत सीटों पर सीधी टक्कर देने की तैयारी है। वो सीटों का चयन किया जाएगा। इसमें 200 सीटों पर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी, यानी वो 200 सीट जिसमें सीधे सीधे बीजेपी बनाम कांग्रेस की टक्कर होगी। 175 सीटों पर गैर कांग्रेसी दल टक्कर देंगे। यह है मोदी को हराने का प्लान। लेकिन आइए अब आपको बताते हैं कि कौन सा हथियार है, कौन सा वार है विपक्ष के पास और उस वार के सामने मोदी की ढाल क्या है, यह आपको बता रहे हैं। 2024 के चुनावी हथियार क्या होंगे। विपक्ष का वार बीजेपी की ढाल होगी। यह आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। विपक्ष का वार होगा महंगाई और बीजेपी की ढाल होगी विकास की। विपक्ष का वार होगा 2024 में बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी को घेरने की कोशिश, लेकिन बीजेपी राष्ट्रवाद के साथ आगे बढ़ेगी। विपक्ष का अगला ब्रह्मास्त्र होगा किसान आंदोलन के नाम पर सरकार के खिलाफ चक्रव्यूह रचा जाए, लेकिन सरकार के पास राम मंदिर भी है कि राम मंदिर के नाम पर भी सरकार वोट मांगेगी। विपक्ष का वार होगा कि कोरोना के दौरान सरकार ठीक से चीजों को मैनेज नहीं कर पाई। बीजेपी की ढाल होगा कि आतंकवाद को पूरी तरह देश से खत्म करने की कोशिश की है और लगभग खत्म किया है। विपक्ष का वार जासूसी कांड भी होगा, लेकिन बीजेपी की ढाल है ईमानदारी कि अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल लगभग 7 साल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। आइए अब आपको बताते हैं बड़ी बात यह कि बीजेपी और कांग्रेस में किन राज्यों में आमने सामने टक्कर होगी, यानी मोदी को सीधे सीधे हराने के लिए कांग्रेस की किस किस राज्य में आमने सामने होंगे। देखिए जरा, सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में। 2019 के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, मध्य प्रदेश में देखिए सीधी टक्कर होगी। लोकसभा में 29 सीटें कांग्रेस के साथ सीधी टक्कर अगर लोकसभा में होगी। बीजेपी को 29 में से 29 सीटें मिली, कांग्रेस को 0, खाता भी नहीं खुला। यह हाल था मध्य प्रदेश का। राजस्थान की सूरत देखिए, राजस्थान में लोकसभा में 25 सीटें, बीजेपी को 24 मिली, कांग्रेस के खाते में 0 और देखिए आरएलपी के खाते में 1 सीट आई है। यह स्थिति है राज्यों की जहां आमने सामने कांग्रेस से टक्कर होती है। गुजरात में देखिए 26 लोकसभा सीटें, 26 की 26 सीटें बीजेपी जीती, कांग्रेस 0। आमने सामने की टक्कर में कांग्रेस की दुर्दशा हो जाती है। छत्तीसगढ़ में देखिए लोकसभा में 19, बीजेपी 9 सीट जीती, कांग्रेस 2 सीट जीती है। यह मुकाबला कांग्रेस बनाम बीजेपी का हुआ। जहां हिमाचल प्रदेश में देखिए लोकसभा में 4 सीट, बीजेपी 4 सीट जीती, कांग्रेस यहां भी 0 है। आइए अब आपको बताते हैं बीजेपी और गैर कांग्रेसी दलों में जब टक्कर होती है वो आपको बताएं, लेकिन उससे पहले जरा यह आंकड़ा देखिए, बड़ा दिलचस्प है। ये मैं आपको नक्शे के जरिए दिखा रहा हूं। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, ये जो 5 राज्य हैं, इनमें सीटें हैं लोकसभा की 95। कांग्रेस को कितनी मिली, बीजेपी को कितनी मिली, देखिए जरा। 95 में से 91 सीट बीजेपी को मिली और कांग्रेस और अन्य को सिर्फ 3 सीटें मिली। यह कांग्रेस बीजेपी के साथ लड़ने की कोशिश में है या मंशा पाले हुए 2024 की तैयारी है। लेकिन गैर कांग्रेसी दलों की अगर मैं बात करूं, यानी गैर कांग्रेसी बनाम बीजेपी जब होगा तब उसका मुकाबला देखिए 2019 का। सबसे पहले उत्तर प्रदेश से शुरुआत करते हैं। लोकसभा की 80 सीटें, एनडीए को 64 मिली, विपक्ष को 16 मिली। विपक्ष में एसपी, बीएसपी और कांग्रेस है। महाराष्ट्र में देखिए लोकसभा में 48 सीटें, महाराष्ट्र में एनडीए को 18 मिली और विपक्ष 30। इस विपक्ष में शिवसेना शामिल है, बेशक वो बीजेपी के साथ रही। पश्चिम बंगाल देखिए लोकसभा में 42 सीट, एनडीए को 18, विपक्ष को 24, इसमें टीएमसी भी शामिल है। यह था पश्चिम बंगाल का हाल। बिहार देखिए लोकसभा की 40 सीट, एनडीए को 39, विपक्ष को 1 सीट मिली। अगर कर्नाटक की बात करें, लोकसभा में 28 सीट, एनडीए को 27 और विपक्ष को 1। लेकिन इन सबको अगर मैं मिला दूं, यानी गैर कांग्रेसी दल भी जब बीजेपी के सामने खड़े हुए तो देखिए क्या हुआ। 238 सीटें इन 5 राज्यों में, 238 में 166 एनडीए को और विपक्ष को 72 मिली। यानी जब गैर कांग्रेसी दल बीजेपी के सामने लड़ते हैं तो वो बेहतर स्थिति में होते हैं बनिस्बत कांग्रेस जब लड़ती है तब क्या हाल होता है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि विपक्ष के लिए दिल्ली फिलहाल अभी दूर है। क्यों दूर है? क्योंकि यहां विपक्ष के सामने निजी स्वार्थ हावी होता है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ ममता की हुंकार, बंगाल में जीत की खुमारी है या वाकई मोदी के खिलाफ जबरदस्त गोलबंदी की तैयारी है। यह वक्त बताएगा
लेकिन इतना तय है कि इस गोलबंदी से मोदी की कुर्सी हिले ना हिले, कांग्रेस की बची कुची सियासी जमीन जरूर खिसकनी तय है। खबर यह है कि विपक्ष की इस मोर्चेबंदी में जो साझा चुनावी नारा होगा वो होगा नो वोट टू बीजेपी। लेकिन बीजेपी को वोट नहीं करने की इस अपील के पीछे कड़वी सच्चाई छिपी है, और वो है विपक्ष का राहुल को किनारे लगा देना, यानी नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के बीच टक्कर से तौबा कर लेना। ये जो आप देख रहे हैं, विपक्ष हरगिज नहीं चाहेगा कि राहुल बनाम मोदी की लड़ाई हो, इसलिए राहुल गांधी के सामने, मोदी के सामने राहुल गांधी को किनारे रखा जाएगा। बहाना यह है कि इससे बीजेपी को फायदा होता है। इतना ही नहीं, चुनाव नतीजों के बाद यह तय होगा कि पीएम आखिर कौन बनेगा। उससे पहले कोई यह तय करने वाला नहीं है कि पीएम कौन होगा। मतलब कांग्रेस ज्यादा सीटें जीती तो भी उसका प्रधानमंत्री होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर जीत मिलती है तो प्रधानमंत्री कौन होगा चुनाव के बाद तय होगा। एक और बात, ममता मोदी के खिलाफ मोर्चेबंदी में जुटी और पवार विपक्ष का पितामह बनने का सपना पाले, यानी कांग्रेस के लिए यहां भी कोई स्पेस नजर नहीं आ रहा। सवाल यह भी है क्या विपक्ष के मंसूबे पूरे होंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सबसे पहली तस्वीर जरा उत्तर प्रदेश की देखिए। यूपी सबसे बड़ा राज्य है, यह गुब्बारा जोड़ रहा है उत्तर प्रदेश का। इसमें देखिए कौन कौन है, मायावती, प्रियंका वाड्रा और अखिलेश यादव। ये तीनों स्थिति ये है, 80 सीटें हैं लोकसभा में। सपा बसपा कांग्रेस के साथ आने की दूर दूर तक संभावना नहीं दिखती। 2022 में ही, यानी विधानसभा चुनाव में भी ये साथ आने को तैयार नहीं है, तो सोचिए लोकसभा में क्या साथ आएंगे। दूसरा गुब्बारा मैं दिखाऊं, यानी ये गुब्बारा भी फूट जाएगा। दूसरा गुब्बारा देखिए महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी यानी कांग्रेस और एनसीपी यानी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस साथ हैं अभी फिलहाल। तीनों सरकार में है, लेकिन 24 में भी साथ रह पाएंगे कहना मुश्किल है। शिवसेना की आइडियोलॉजी हिंदुत्व की है, जो कांग्रेस एनसीपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। विपक्ष के लिए यहां भी मुश्किल है। वैसे भी शिवसेना ने उद्धव ठाकरे को प्रधानमंत्री मटेरियल बताना शुरू कर दिया और कांग्रेस कह चुकी है वो अकेले चुनाव लड़ेगी, तो वो गुब्बारा भी फटेगा। यह देखिए तीसरा गुब्बारा बंगाल का है। यहां क्या कांग्रेस, क्या खुद टीएमसी यानी ममता की पार्टी और लेफ्ट एक साथ आएंगे, क्योंकि पिछला विधानसभा चुनाव भी ममता अलग लड़ी थी और कांग्रेस लेफ्ट साथ लड़े थे। ममता ने किसी को भाव नहीं दिया, कांग्रेस को साथ लेने से इनकार कर दिया, लेफ्ट के आगे घास नहीं डाले, अकेले चुनाव लड़ी ममता बनर्जी और जीत गई। अब ऐसे में क्या कांग्रेस और लेफ्ट बंगाल में समझौता करेंगी, अपनी पार्टी की कीमत पर ममता को आगे बढ़ाएगी? ऐसा लगता नहीं है। 2022 में पंजाब में भी विधानसभा चुनाव है, दूर जाने की जरूरत नहीं। यही देखिए गुब्बारे कैसे फट रहे हैं, यानी आम आदमी पार्टी, खुद कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल, ये पार्टियां अभी विधानसभा में भी साथ लड़ने को तैयार नहीं है। ये कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगी, ये खुद इनके गुब्बारे फट गए। एक और देखिए दिल्ली का गुब्बारा। सोचिए अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी से मिले हैं और सोनिया गांधी भी ममता बनर्जी से मिली हैं मोदी के खिलाफ एकजुट होने के लिए, लेकिन दिल्ली के अंदर ये दोनों पार्टियां यानी कांग्रेस और केजरीवाल एक साथ चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। न विधानसभा लड़ा और न लोकसभा लड़ पाएंगे, तो यह गुब्बारा भी फूटेगा। यह हकीकत है विपक्षी एकता की। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे डर्टी पिक्चर की। डर्टी पिक्चर का लंदन कनेक्शन सामने आया है, वो आपको बताने जा रहे हैं। राज कुंद्रा आजकल सुर्खियों में है। राज कुंद्रा की डर्टी पिक्चर बताएं, लेकिन डर्टी पिक्चर का लंदन के साथ कनेक्शन सामने आ गया है। यानी हिंदुस्तान में ये अश्लील फिल्में बन रही थी और इसका ताल्लुक सीधे 7 समंदर पार से था। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट रिपब्लिक भारत की मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, कैसे लड़कियों को डराकर धमकाकर उनसे अश्लील फिल्में बनवाई जाती थी, उसके बाद उसे लंदन भेज दिया जाता था। देखिए जरा रिपोर्ट। पहली बार टेलीविजन पर अश्लीलता के अड्डे की असलियत। महाराष्ट्र साइबर सेल की इन्वेस्टिगेटिंग टीम को जिस व्यक्ति ने सबसे पहले आर्म्स प्राइम के बारे में जानकारी दी, वो कोई और नहीं बल्कि मैं। अश्लील कारोबार के घिनौने किरदार बेनकाब। কিন্তু এক কথা বলে নিয়ে গিয়ে রীতিমতো আমাদেরকে যে হিউজ কিছু পরিমাণ আমাদের টাকা দিয়েছে তাও না, 3 থেকে 3,500 টাকা করে দেওয়া হয়েছে আমাদেরকে, দিয়ে আর এই কাজগুলো আমাদেরকে করানো হয়েছে। शहर शहर अश्लील कांड का स्कैंडल।
के बावजूद कैसे चल रहा है गंदा कारोबार। राज कुंद्रा कांड की कड़ियां जोड़ने की कोशिश के दौरान हैरान करने वाला खुलासा हुआ है, जिसे सुनकर शर्म भी शर्मसार हो जाए। जैसे जैसे हमारी पड़ताल आगे बढ़ती गई, ऐसी कई पीड़ित महिलाएं सामने आने लगी, जिनकी आप बीती और शोषण की कहानी ने हमें चौंका दिया। তো উনি যখন আমাদেরকে ডাকেন, তো আমরা যাওয়ার পর ওখানে আমাদের ভিডিওটা যা বলে ডাকা হয় সেটা তো করেই না, উল্টে আমাদের রীতিমতো ওটা একটা পর্ন ভিডিও টাইপের শ্যুট করা হয় এবং ওটা নিউ ফ্লিক্সে ছেড়ে দেওয়া হয়। रिपब्लिक की पड़ताल उन 5 शहरों से शुरू हुई जहां से बॉलीवुड के सबसे बड़े स्कैंडल के तार जुड़े होने की संभावना जताई जा रही है। कोलकाता में पॉर्न कांड की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसकी पड़ताल के लिए हमारी टीम आगे बढ़ी। ওই নন্দিতা দত্তই আমাদেরকে জানান যে আমাদের এই ভিডিওগুলো নিউ ফ্লিক্সে দেওয়া হবে এবং আস্তে আস্তে আমাদের বন্ধু বান্ধবরাও যে লিঙ্কগুলো পাঠাচ্ছে, শেয়ার করছে, আমাদের ভিডিওগুলো যেখানে ভাইরাল হয়ে গেছে ওখানে নিউ ফ্লিক্স থেকেই ওই ভিডিওগুলো ভাইরাল হয়েছে এবং ওই লিঙ্কগুলো এক একটা জায়গায় ছড়াচ্ছে। अब इस मामले में कोलकाता के न्यू टाउन में केस दर्ज हो चुका है। पुलिस का दावा है इसके तार विदेशों से जुड़े हुए हैं। बड़ा सवाल ये कि देश में बैन होने के बावजूद ये धंधा कैसे फल फूल रहा है। और आइए अब आपको बताते हैं, ऐसे ही राज कुंद्रा की डर्टी पिक्चर का लंदन कनेक्शन भी सामने आया। कैसे राज कुंद्रा डर्टी फिल्में बना रहे थे, कैसे वो लंदन तक पहुंचाई जा रही थी और कौन कौन सी एक्ट्रेस इसमें अब इल्जाम लगा रही हैं, राज कुंद्रा पर आरोप लगा रही, उन्हें कटघरे में खड़ा कर रही। कुंद्रा अश्लील वीडियो मामले में एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ की मुश्किलें बढ़ गई। कुंद्रा का समर्थन कर रही एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ और राज की कंपनी के 3 प्रोड्यूसर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इन चारों पर हॉट शॉट्स और कुछ अन्य ऐप के लिए अश्लील वीडियो बनाने का आरोप है। गहना वशिष्ठ इससे पहले भी गिरफ्तार हो चुकी हैं। इन चारों पर यह आरोप एक मॉडल ने लगाया है। अपनी शिकायत में पीड़ित मॉडल ने कहा है कि हॉट शॉट ऐप के लिए पॉर्न शूट करने को उन्हें मजबूर किया गया था। अगर वो मना करती थी तो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने और एफआईआर की धमकी दी जाती थी। गहना वेब सीरीज गंदी बात सीजन 3 की वजह से वो काफी चर्चित है। गहना ने खुलासा किया है कि राज कुंद्रा शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता शेट्टी के साथ एक फिल्म बनाने वाले थे। गहना ने कहा था कि जिस ऐप की बातें हो रही हैं उस पर रियलिटी शो, चैट शो, म्यूजिक वीडियो, कॉमेडी शो जैसे शो प्रसारित होने थे, न कि अश्लील फिल्में। अब तक शिल्पा शेट्टी को इस मामले में क्लीन चिट नहीं दी गई और उनके अकाउंट्स खंगाले जा रहे हैं। राज कुंद्रा केस में मॉडल पूनम पांडे भी, जी हां, पूनम पांडे भी कई खुलासे कर चुकी हैं। उन्होंने कहा था कि उनसे जबरदस्ती एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहा गया पूनम पांडे से। जब उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया तो उन्हें पर्सनल चीजें लीक करने की धमकी दी गई। वहीं शर्लिन चोपड़ा भी बीते कई दिनों में राज कुंद्रा केस में कई बार खुलासे कर चुकी हैं। उन्होंने राज कुंद्रा की एक कंपनी के बारे में बताया था जो मॉडल्स के लिए ऐप बनाती है। उन्होंने वीडियो शेयर करके इस कंपनी के बारे में बताया था। आइए अब आपको बताते हैं कि पूरी दुनिया में ये जो अश्लील वीडियो का धंधा है, ये करोड़ों रुपए का है, करोड़ों रुपए का। आइए आपको बताते हैं पूरी दुनिया में अश्लील वीडियो का ये गंदा धंधा कैसे चल रहा है। भारत में बैन है लेकिन दुनिया भर में इसका कारोबार खूब चल रहा है और इस्तेमाल कई सालों से हो रहा है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि दुनिया भर में अश्लील धंधे का कारोबार $100 बिलियन तक का है। जी हां, $100 बिलियन। इसे आसानी से अगर आप समझें तो ऐसे समझें कि दुनिया भर में करीब 740 करोड़ का यह गंदा धंधा है। 740 करोड़ का अश्लील वीडियो का धंधा। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि दुनिया भर में करीब 25 करोड़ से ज्यादा अश्लील वेबसाइट्स मौजूद हैं। 25 करोड़ से ज्यादा अश्लील वेबसाइट्स हैं जहां हर दिन वीडियो अपलोड होते हैं। इसे देखने के लिए पैसे खर्च होते हैं। हजारों लोग इस कारोबार से जुड़े हैं। एक सर्वे के मुताबिक दुनिया भर के लोग करीब 10 मिनट हर दिन साइट्स पर गुजारते हैं। कई बार लोग इन साइट्स के जरिए ठगी के शिकार होते हैं। वैसे अश्लील फिल्में देखने में अमेरिका नंबर 1 पर है। मोबाइल फोन से लेकर लैपटॉप, हार्ड डिस्क और इंटरनेट तक इसकी पहुंच। अश्लील फिल्म देखने के मामले में जापान दूसरे नंबर पर है जबकि ब्रिटेन तीसरे नंबर पर है।
भारत में यह पूरी तरह से बैन है और अश्लील सामग्री परोसने पर सख्त कानूनी कार्रवाई भी होती है। बावजूद इसके कुंद्रा जैसे लोग न सिर्फ इस तरह से करोड़ों रुपए कमाते हैं, बल्कि हजारों लोगों को ब्लैकमेल कर इस गंदे धंधे में डाल दिया जाता है। आइए अब आपको बताते हैं, लेकिन राज कुंद्रा के दिन अब ऐश वाले खत्म हो गए, क्योंकि कुंद्रा फिलहाल जेल में। कुंद्रा ने जमानत की अर्जी लगाई, न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा गया था, जमानत की अर्जी लगाई, लेकिन कुंद्रा को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कुंद्रा की जमानत याचिका खारिज हो गई है हाईकोर्ट से। आरोप उनके ऊपर इतने संजीदा हैं। आपको बताते हैं कोर्ट में हुआ क्या। कोर्ट में एक तरफ कुंद्रा के वकील थे, दूसरी तरफ सरकारी वकील थे। तो किसने क्या सवाल पूछा ये आपको बताते हैं। सरकारी वकील से जज ने पूछा, क्या कुंद्रा आतंकवादी हैं? उस पर देखिए क्या जवाब आया। उस पर जवाब, केस में आरोपी की बड़ी भूमिका है, यह कहा सरकारी वकील ने। इस पर कुंद्रा के वकील ने कहा, किसी पीड़ित ने कुंद्रा पर आरोप नहीं लगाया है। यानी डिफेंस में कहा कि पीड़ित ने कोई आरोप, किसी लड़की ने कुंद्रा पर कोई आरोप नहीं लगाया। इस पर सरकारी वकील ने कहा, जमानत मिली तो पीड़ितों को डरा धमका सकते हैं राज कुंद्रा, इसलिए जमानत ना दी जाए। इस पर कुंद्रा के वकील ने कहा, बाकी जितने आरोपी हैं इस मामले में उनको जमानत मिल चुकी है। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि पैसों के बल पर गवाहों को दरअसल प्रभावित किया जा सकता है और पीड़ित का बयान दर्ज कराना है, इसलिए अभी जमानत ना दी जाए। इस पर कुंद्रा के वकील ने कहा, इन्हें भी जमानत दी जानी चाहिए क्योंकि बाकी लोग बेल पर हैं। इस पर सरकारी वकील ने कहा, अपने रिश्तेदार प्रदीप बख्शी को मदद कर सकता है कुंद्रा और सबूत मिटा सकता है, इसलिए जमानत नहीं दी जानी चाहिए, इसलिए कुंद्रा की जमानत अर्जी खारिज हो गई। आइए अब आपको बताता हूं कि वो तस्वीर मैं आपको लंदन की दिखाने जा रहा हूं जहां कुंद्रा का काला कारोबार चलता था। ये वो इमारत है लंदन में, देखिए जरा, ये भव्य इमारत जो आप देख रहे हैं, यहीं से कुंद्रा सारा काला कारोबार इसी इमारत से चला रहा था। इसी फुल स्क्रीन अगर ये तस्वीर मैं दिखाऊं, पोर्नोग्राफी से लिंक इस इमारत का है। सारा अश्लील वीडियो का काम, यानी कुंद्रा के काले कारोबार की गवाह रैकेट की जांच में जो है ये इमारत बाकायदा इस पूरे रैकेट की जांच में है और मुनाफे के रैकेट के लिए इस इमारत का इस्तेमाल होता था। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं मैं कुंद्रा की पूरी डर्टी पिक्चर आपके सामने खोलकर रखने जा रहा हूं। देखिए जरा, आपको बताते हैं कि कुंद्रा की ये जो अब तक अश्लील वीडियो की कहानी थी, इसकी हकीकत क्या है, कैसे पुलिस का हाथ कुंद्रा तक पहुंचा। दरअसल 3 फरवरी 2021 को पुलिस को शिकायत मिली, मुंबई के बंगले में अश्लील वीडियो शूट की जानकारी पुलिस को मिली। इसके बाद क्या हुआ कि 4 फरवरी को भी अश्लील फिल्म की शूटिंग की शिकायत मुंबई पुलिस के पास पहुंची। इन शिकायतों के पुलिस ने शिकायतों के बाद छापा मारा, 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से पूछताछ में मॉडल और एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ का नाम सामने आया। इसके बाद 6 फरवरी को पुलिस ने गहना वशिष्ठ को गिरफ्तार कर लिया। गहना ने पूछताछ में उमेश कामत का नाम लिया और फिर 8 फरवरी को उमेश कामत गिरफ्तार किए गए। उमेश कामत की गिरफ्तारी के बाद कई सनसनीखेज खुलासे हुए। कामत ने कुंद्रा की आर्म्स प्राइवेट कंपनी की जानकारी दी और कुंद्रा ने इस कंपनी से 2023 तक 34 करोड़ की कमाई का लक्ष्य रखा था और फिर कुंद्रा के हॉटशॉट्स ऐप्स की जानकारी पुलिस के हाथ लगी। कुंद्रा ने अगस्त 2020 से दिसंबर 2020 यानी 3 महीने में इस ऐप से 1 करोड़ 17 लाख रुपए कमाए। कुंद्रा ने लंदन में रहने वाले अपने जीजा प्रदीप बख्शी को इस ऐप को बेच दिया। बाद में कुंद्रा ने आर्म्स प्राइम कंपनी से इस्तीफा दिया और इस तरह पुलिस कुंद्रा तक पहुंच पाई। यह है कुंद्रा की पूरी डर्टी पिक्चर। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे चीन, जो पूरी दुनिया को डराता है, खुद डर रहा है। चीन खुद खौफजदा है और तालिबान से डर गया है ड्रैगन। कैसे डरा है ये आपको बताएंगे। तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं हम वो कि ये देखिए जरा, ये तालिबानियों को आप देख रहे हैं और ये चीनियों को देख रहे हैं। तालिबानी और चीनी भी भाई भाई हो गए। ये तस्वीरें जो हैं ये देखिए, ये एक तरफ तालिबानी बैठे हैं और दूसरी तरफ चीनी बैठे हैं। दरअसल तालिबान पहुंचा है खुद चीन और चीन पहुंचकर चीनियों से बात की है। आखिर चीन और तालिबान में क्या बात हुई, चीन को क्यों डर लग रहा है, ये आपको बताते हैं। पहले देखिए रिपोर्ट।
अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद जिस तरह से तालिबान की ताकत बढ़ती जा रही है, उससे चालबाज चीन भी बेचैन हो गया। तालिबानी खौफ के आके ड्रैगन ने अपने घुटने टेक दिए और तालिबान की तरफ बढ़ा दिया है दोस्ती का हाथ। दरअसल हाल ही में तालिबानी नेताओं का एक दल चीन पहुंचा और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ मुलाकात की। यह मुलाकात चीन के उत्तरी शहर तियानजिन में की गई, जिसमें प्रमुख तालिबानी नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने नेतृत्व किया। आपको बता दें कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कतर में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख हैं। अमेरिका के साथ वार्ता के लिए प्रमुख वार्ताकार भी हैं। सूत्रों के मुताबिक मुल्ला बरादर ने चीन को भरोसा दिया है कि शिनजियांग में वो किसी भी तरह के आतंकी गतिविधि का हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन जिस तरह से तालिबान लगातार अपना दायरा बढ़ा रहा है, उससे जाहिर है वो ज्यादा दिन तक खामोश नहीं बैठेगा और चीन को ये डर सता रहा है। और आइए अब आपको बताते हैं कि दरअसल चीन ने डर की वजह से क्या बात की है, क्यों डरा है, क्यों खौफजदा है। चीन के डर के पीछे वजह यह है, चीन इसलिए घबराया हुआ है क्योंकि तालिबान का दल चीन पहुंचा। बातचीत क्या हुई देखिए जरा। विदेश मंत्री, चीनी विदेश मंत्री इन आतंकियों से मिले हैं, तालिबानियों से मिले हैं विदेश मंत्री चीन के वांग यी। मुल्ला बरादर के नेतृत्व में इनकी मुलाकात हुई है और शिनजियांग से सटे इलाके पर तालिबान का कब्जा हो गया है। शिनजियांग जो कि चीन का इलाका है, इस पर तालिबान का कब्जा हुआ। शिनजियांग में आतंकी घुसपैठ का डर है क्योंकि चीन को अब डर सता रहा है कि तालिबान अंदर न घुस जाए। ETIM को तालिबान की मदद का खौफ है। जी हां, ये वहां का आतंकी संगठन है ETIM। आइए अब आपको बताता हूं, नक्शे के जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा कि दरअसल तालिबान कहां पर है, चीन के साथ कैसे बॉर्डर से सटा हुआ। ये देखिए, ये मैंने आपको दिखाया अफगानिस्तान और ये चीन का बॉर्डर है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, चीन की सबसे बड़ी टेंशन है ये जो लाल रेड लाइन आप देख रहे हैं, ये है चीन अफगानिस्तान बॉर्डर। जरा नजदीक से अगर मैं दिखा सकूं, ये है चीन अफगानिस्तान का बॉर्डर और ये जो बॉर्डर है ये लगता है चीन के झिंजियांग प्रांत से। आपको बताते हैं कि यही सबसे बड़ी परेशानी है कि एक इसमें और ग्राफिक्स आएगा। शिनजियांग प्रांत, ये जो आप देख रहे हैं शिनजियांग प्रांत की तस्वीर, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है वो प्रांत शिनजियांग प्रांत। तालिबान का यहां पर कब्जा है। आइए आपको दिखाते हैं चीन का तालिबान से खौफ क्यों है। ये बताने जा रहा हूं मैं आपको कि आखिर क्यों घबराया हुआ है, क्योंकि शिनजियांग तक पहुंच चुका है तालिबान। ड्रैगन को डर है, पाकिस्तान से 1.5 गुना बड़ा है शिनजियांग। ये जो शिनजियांग प्रांत है ये पाकिस्तान से 1.5 गुना ज्यादा बड़ा है और बांग्लादेश से 12 गुना बड़ा है। चीन को डर है कहीं उनके शिनजियांग में तालिबान न घुसाए। आधी आबादी उइगर मुसलमानों की है, यानी वो मुसलमान जो सबसे ज्यादा प्रताड़ित हैं चीन में, वो मुसलमान इस शिनजियांग में रहते हैं और बॉर्डर पर खड़ा है तालिबान। अब चीन का डर बढ़ गया है। लगभग 1 करोड़ 20 लाख की आबादी है। उइगरों पर अत्याचार करता है चीन। यही है सबसे बड़ा डर कि अब ये उइगर अगर तालिबान के साथ मिलकर बंदूक उठा लेंगे तो 70 सालों से जिन उइगर का दमन वो कर रहे हैं वो खुद चीन के लिए चुनौती बन जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं, डर यही है कि उइगर कहीं आतंकी ना बन जाएं। ये उइगर कौन है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए जरा, उइगर मुसलमान कौन है। ये मूल रूप से तुर्क जाति से ताल्लुक रखते हैं। उइगर का नाम आपने बहुत सुना होगा। चीन उनके ऊपर दमन कर रहा है, उन्हें प्रताड़ित कर रहा है, उन्हें मार रहा है। चीन में 18 लाख उइगर कैद हैं। इन 18 लाख उइगर मुसलमानों को कैद कर लिया गया। 10 लाख उइगर बंदी कैंप्स में रह रहे हैं, 10 लाख। और धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आजादी इन्हें नहीं है। रमजान में रोजा रखने पर प्रतिबंध है, रोजा रखा तो पकड़े जाएंगे। दाढ़ी रख ली, बुर्का पहन लिया, इसकी भी इजाजत नहीं है तो भी आपको जेल में डाल दिया जाएगा। 3 साल में 15,000 मस्जिदों को नष्ट कर दिया है चीन ने। तो आपको बताते हैं, दरअसल चीन और पाकिस्तान का ये डबल गेम है। चीन को डर है, इसीलिए तालिबान से बात कर रहा है। इस डबल गेम में आपको सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं कि चीन क्या कर रहा है। देखिए जरा, चीन ने क्या किया। ये दोनों का डबल गेम है। एक तरफ बैकडोर से तालिबान से बातचीत कर रहा है चीन, तो पाकिस्तान दबे शब्दों में तालिबान का साथ दे रहा है। चीन क्या कर रहा है, BRI जो उसका पाकिस्तान से होता हुआ कॉरिडोर है, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, आर्थिक गलियारा है, उसको नुकसान का डर है, जिसे वो स्ट्रेच करके बढ़ाकर अफगानिस्तान तक ले जा रहा है।
पाकिस्तान क्या कर रहा है? तालिबान पर इमरान ने चुप्पी साध रखी है क्योंकि इमरान को पता है ये उनके लिए फायदे का सौदा है। चीन क्या कर रहा है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप तक सड़क मार्ग से इसे जोड़ना चाह रहा है, इस BRI को। और उसके अलावा पाकिस्तान क्या कर रहा है? विदेश मंत्री भी तालिबान का समर्थन कर चुके हैं। खुद एक देश का विदेश मंत्री तालिबान के साथ है। चीन क्या कर रहा है? BRI प्रोजेक्ट के लिए अफगानिस्तान बहुत अहम है चीन के लिए, यह भी वजह है तालिबान से बात करने की। और अफगानिस्तान में 10,000 आतंकी पाकिस्तान भेज चुका है अब तक। शिनजियांग में आतंकी घुसपैठ का डर सता रहा है चीन को, और TTP के 6,000 आतंकी फिलहाल अफगानिस्तान में हैं। उइगर मुसलमानों के समर्थन का डर है चीन को, तो पाकिस्तान को इमरान के खिलाफ इस्तेमाल करना मकसद। भारत के खिलाफ कैसे तालिबान को इस्तेमाल किया जाए, यह चाहता है पाकिस्तान। आइए, तो एक तरफ यह खूनी संघर्ष अफगानिस्तान में हो रहा है, लेकिन कैसे पाकिस्तान और चीन डबल गेम खेल रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं अफगानिस्तान में खूनी संग्राम। अफगानिस्तान में एक तरफ खूनी संग्राम हो रहा है, लेकिन दुनिया के अलग अलग मुल्कों में अफगानिस्तान के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है। ये तस्वीर देखिए जरा, वजीरिस्तान, पाकिस्तान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फुल स्क्रीन पर। जरा ये तस्वीर अगर मैं दिखाऊं कि देखिए कैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। ये जो प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, हजारों की भीड़ जो लगी हुई है, हजारों की जो भीड़ लगी हुई है वो आप देख रहे हैं। दरअसल ये भीड़ पश्तून लोगों की भीड़ है जो दरअसल वजीरिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान के साथ मिलकर प्रॉक्सी वॉर छेड़ रहा है। ये एक तस्वीर है। ये दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, अमेरिका की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, अमेरिका में भी सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है अफगानिस्तान के हक में और तालिबान के खिलाफ। एम्बियंस देंगे फुल स्क्रीन अगर ये मैं दिखाऊं। सड़कों पर लोग झंडा और पोस्टर लेकर उतरे हैं तालिबान के खिलाफ और अफगानिस्तान के हक में। पाकिस्तान किस तरह से साजिश रच रहा है अफगानिस्तान के अंदर। आइए एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, नीदरलैंड्स की तस्वीर देखिए जरा। वहां भी ये प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां भी ये जमकर प्रोटेस्ट हुआ है और ये प्रोटेस्ट हुआ है अफगानिस्तान के हक में। लेकिन आपको दिखाने जा रहे हैं वो तस्वीर देखिए जरा, कैसे एक कॉमेडियन को जान से मार दिया अफगानिस्तान में तालिबानियों ने। देखिए जरा, तो ये है तालिबान का खूंखार चेहरा। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।